This meeting is being recorded. एंड हमारे पास, मैं साथ साथ स्टॉप वॉच भी ऑन कर रहा हूँ। या तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास मई जून 2021 23 P21 का है डिफाइन पावर। तो पावर को डिफाइन करने का तरीका हमारे पास क्या है? रेट ऑफ डूइंग वर्क कॉल्ड पावर। ठीक है। यूज द डेफिनेशन ऑफ पावर टू शो द एसआई बेस यूनिट्स ऑफ पावर। ठीक है। तो पावर का फॉर्मूला वर्क अपॉन टाइम होता है। वर्क कैन बी रिप्लेस टू एफ इंटू डी। एफ की जगह क्यू जी एम एस माइनस टू आ गया बेस यूनिट्स में। ठीक है, सॉरी। एंड डिस्टेंस की जगह मीटर आ गया, टाइम की जगह सेकंड आ गया। तो क्यू जी एम स्क्वायर एस माइनस टू और एक माइनस वन ऊपर आ गया। तो जी क्यू जी एम स्क्वायर एस माइनस थ्री आपके पास पावर आ गई। ठीक है, ये ऐसा ही बेस यूनिट हमने पावर की प्रूफ कर दी। Now, intensity of a sound wave moving through the gas is given by, मेरा फ्रीक्वेंसी है, ए एम्पलीट्यूड है, वी स्पीड है, के कांस्टेंट है, डिपेंड ऑन द गैस। ऐसा ही बेस यूनिट ऑफ के निकाला। सही है। तो के किसके बराबर हो जाएगा? आई अपॉन एफ स्क्वायर ए स्क्वायर वी। तो आई क्या है हमारे पास? इंटेंसिटी। और इंटेंसिटी के हमारे पास क्या वैल्यू होती है बेटा? इंटेंसिटी इज पावर ट्रांसमिटेड पर यूनिट एरिया। सही है। तो पहले एक काम करते हैं, इंटेंसिटी के बेस यूनिट निकाल लेते हैं। आई इक्वल्स टू ई अपॉन ए। ठीक है, पावर की बेस यूनिट के जी एम स्क्वायर एस माइनस थ्री है, और एरिया क्या होगा? एम स्क्वायर। इंटेंसिटी क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास? एम स्क्वायर से एम स्क्वायर कट जाएगा, तो के जी एस माइनस थ्री। ठीक है। नाउ अब इंटेंसिटी की जगह के जी एस माइनस थ्री लिखा। फ्रीक्वेंसी का बेटा फॉर्मूला क्या होता है? फ्रीक्वेंसी भी के भी निकाल लेते हैं बेस यूनिट। तो फ्रीक्वेंसी होती है सेकेंड इनवर्स। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया। एरिया, हमारा एम्पलीट्यूड हमारे पास मीटर है, कैपिटल ए एम्पलीट्यूड है। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया, और वी स्पीड है एम एस माइनस में। तो क्यू जी ऐसे ही रहा, एस माइनस थ्री ऐसे ही रहा, एस की पावर माइनस टू, एम स्क्वायर इंटू एम, एम क्यूब हो गया, एम एस माइनस में। ठीक है। तो देखें क्या हो रहा है, एस माइनस थ्री और माइनस टू माइनस वन, एस माइनस थ्री बन जाएगा। तो क्यू जी एस माइनस थ्री अपॉन एम की पावर माइनस थ्री ऊपर ले आए, और नीचे एस माइनस टू एस माइनस वन एस थ्री हो गया, एस माइनस थ्री हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास के बेस यूनिट क्या बन रहे हैं? के जी एम माइनस थ्री। सही है। क्लियर? जी सर, लिंक दे दें एक्सेस और आस्करी वालों को। डन। Yes, sir. तो पहला सवाल कंप्लीट हो गया। कोई सवाल है तो पूछें, अदरवाइज हम आगे बढ़ते हैं।
So we are done with question 1. Now let's move towards question 2. क्वेश्चन 2 में हमारे पास फोर्सेस का थोड़ा खतरनाक सवाल लग रहा है, ये देखते हैं. A rigid bar, यूनिफॉर्म बीम, वेट W. यूनिफॉर्म बीम का मतलब है सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर में होगा. सही है. Connected to the fixed support by hinge as shown in figure 2.1. Okay. A compressed spring exerts total force of 8.2 Newton. Vertically upwards on the horizontal beam. ठीक है. बोल रहा है कंप्रेस्ड स्प्रिंग अप्लाई कर रहा है 8.2 न्यूटन की फोर्स वर्टिकली अपवर्ड हॉरिजॉन्टल बीम में, यानी यहाँ पे अप्लाई हो रही है अपवर्ड फोर्स. कितने की? 8.2 न्यूटन की. ब्लॉक ऑफ वेट 0.3 न्यूटन रेस्ट ऑन द बीम. 0.3 न्यूटन का वेट है जो कि बीम पर रेस्ट कर रहा है. द राइट हैंड end of the beam is connected to the ground by a string at an angle of 30 degrees to the horizontal. ये वाला एंड हमारे पास बीम का जमीन से कनेक्टेड है हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्रीज पे. ठीक है. और इस स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन है वो 4.8 न्यूटन है. ठीक है. द डिस्टेंस अलोंग द बीम आर शोन. सारे के सारे बीम के अलोंग डिस्टेंस शोन हुए हैं. बीम इज इन इक्विलिब्रियम. ठीक है. अज्यूम दैट द हिंज इज फ्रिक्शनलेस. बीम इक्विलिब्रियम पे यानी बॉडी पे लगने वाले सारे के सारे मोमेंट, सारे के सारे फोर्सेस कैंसिल आउट हो रहे हैं. सही है. शो दैट द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ टेंशन इज दिस. तो बेटा वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ टेंशन कैसे निकालेंगे हम यहाँ पर इस वाले पार्ट को इस तरह करेंगे, हम इस वाले पार्ट को इस तरह करेंगे. ठीक है. तो 4.8 न्यूटन जहां से एंगल बनता है वो कॉस का फंक्शन होता है, तो 4.8 कॉस 30 और यहाँ पे हो जाएगा 4.8 साइन 30. ठीक है. तो वर्टिकल कंपोनेंट हमारे पास है 4.8 साइन 30, which is 2.4. तो यही प्रूव करना था. कोई सवाल अगर आपको समझ में नहीं आता है, चैट बॉक्स ओपन है. इसके अलावा आपके पास माइक्रोफोन ऑन है, आप पूछ सकते हैं डायरेक्टली. बाय टेकिंग मोमेंट्स अबाउट द हिंज, हिंज के अबाउट मोमेंट लेते हुए डिटरमाइन W यानी वेट ऑफ द बीम को हमें आइडेंटिफाई करना है ये. ठीक है. अब बेटा सुनो, मैंने सबसे पहले इस टेंशन को इसके कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन किया डाउनवर्ड एंड राइटवर्ड पे. सही है. तो देखो ये पिवट है और ये फोर्स डायरेक्टली पिवट पे लग रही है, तो पिवट पे लगने वाली कभी भी कोई भी फोर्स मोमेंट प्रोड्यूस नहीं करवाती. सही है. अब हमारे पास टोटल कितनी फोर्सेस हैं? 1 2 3 4. ये मोमेंट प्रोड्यूस करवा रही है. तो पहले बात करते हैं बेटा इसकी. सही है. तो ये फोर्स कौन सा मोमेंट प्रोड्यूस करवाएगी हमारे पास? अबाउट द पिवट क्लॉकवाइज. और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? 4 से पिवट तक का फासला कितना है ऑल टुगेदर? बीम की पूरी लेंथ हमारे पास पता देखते हैं. 0.4 0.2 0.6 1.2. बीम की टोटल लेंथ 1.2 मीटर है. सही है. तो 4 से पिवट तक का फासला पूरा कितना आ रहा है? 1.2 मीटर. यानी ये इस फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है. ठीक है. नेक्स्ट दूसरी फोर्स हमारे पास कौन सी है? ये वाली. सही है. एंड यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा? 4 से पिवट तक का फासला क्या आ रहा है हमारे पास? 0.8. 0.2 0.8 आ रहा है.
तीसरी फोर्स है हमारे पास वेट, जो कि हमें निकालना है, ये भी क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ रहा है 0.6 मीटर। एंड चौथा हमारे पास जो आ रहा है वो है 8.2 न्यूटन, और ये हमारे पास प्रोड्यूस कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। ठीक है, और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है हमारे पास? 0.5। तो हम यहाँ पे लगाएंगे प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। और प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट को हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे बेटा? प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट कहता है सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट बराबर होता है सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। ठीक है, तो क्लॉकवाइज मोमेंट पहले कौन सा प्रोड्यूस हो रहा है हमारे पास? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स कितनी आई थी? 2.4। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? 1.2। दूसरा हमारे पास क्लॉकवाइज मोमेंट क्या है? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो 0.3 मल्टीप्लाई बाय 0.8, प्लस तीसरा हमारे पास मोमेंट क्या है? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0.6। चौथा 8.2 मल्टीप्लाई बाय 0.5। सही है, तो 2.4 मल्टीप्लाई बाय 1.2, 2.88। सर मेरा आंसर है 1.633 न्यूटन्स। सेम सर। ओके, देख लेता हूँ। वन पॉइंट 6.3। 63। दो सिग्निफिकेंट फिगर में 1.6 हो गया। ठीक है, नाउ कैलकुलेट द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बीम बाय द हिंज। तो बेटा यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट अप्लाई हो रहा है, तो हमारे पास ये जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है, इसको बैलेंस करने के लिए बीम हिंज पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, तो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा? बराबर होगा। तो हम क्या करेंगे? 4.8 cos 30 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, the spring obeys Hooke's law and has elastic potential energy 0.32 joule. Calculate the compression. सही है बेटा, तो हमें ऊपर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी गिवन है और कंप्रेशन निकालने का बोल रहा है। तो हमें यहाँ पे देखो हुक्स कांस्टेंट नहीं पता, तो E इक्वल्स टू हाफ के एक्स स्क्वायर एक फॉर्मूला है और E इक्वल्स टू हाफ एफ एक्स एक फॉर्मूला है। तो यहाँ पे के नहीं पता, तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे, तो हम करेंगे हाफ एफ एक्स। 0.32 ई आ गया, मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय एफ कितना आया था हमारा ऊपर? एफ आया हमारे पास किसके बारे में बात हो रही है? स्प्रिंग ओबेज हुक्स लॉ। स्प्रिंग के ऊपर कितनी फोर्स लग रही है? स्प्रिंग की फोर्स है 8.2 न्यूटन। सही है बेटा, और कोई फोर्स नहीं लगाएगा, 8.2 न्यूटन की फोर्स लगाइएगा। तो
इन दिस सिनेरियो हमने यहाँ पे 8.2 से डिवाइड किया तो हमारे पास कंप्रेशन आ गई। पॉइंट 07, ठीक है, 2 सिग्निफिकेंट। ये हमारे पास क्वेश्चन क्वेश्चन 2 का पार्ट बी हो गया। अब क्वेश्चन 2 के पार्ट सी की तरफ चलते हैं। बड़ा सवाल है ये। अरे अरे 14 मार्क क्वेश्चन, 60 मार्क का पेपर होता है, क्वार्टर मार्क पेपर तो यही सवाल लेगी। नाउ क्या कह रहे हैं बेटा, अब आपसे देखें हम। द स्ट्रिंग इज कट। कौन सा स्ट्रिंग बेटा? किस स्ट्रिंग की बात हो रही है? किस स्ट्रिंग को कट कर दिया है इन्होंने? इन्होंने ये वाले स्ट्रिंग को कट किया है, ठीक है। द स्ट्रिंग इज कट so that the spring extends upward. Okay. This causes the beam to rotate and launch the block in the air. तो हो क्या रहा है यहाँ पे? कुछ ऐसा सिनेरियो हो रहा है। बीम यूं था और यहाँ पे एक धागा बंधा हुआ था। जब धागा टूटा तो स्प्रिंग यूं ऊपर गया और यहाँ पे जो ब्लॉक रखा हुआ था उस ब्लॉक को इस तरह हवा में लॉन्च कर दिया। सही है। द ब्लॉक रीचेस मैक्सिमम हाइट and falls back to the ground। यानी ब्लॉक हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन फॉलो करते हुए जा रहा है। Figure 2.2 shows the path of the block in air shortly before it hits the horizontal ground. The block is at a height of 0.09 meter above the ground when it passes through point A. The block has kinetic energy 0.044 joule when it hits the ground at B. Okay. The air resistance is negligible. ब्लॉक इतनी हाइट से फॉल कर रहा है, ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हमारे पास ये अवेलेबल। कैलकुलेट द डिक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ब्लॉक फ्रॉम इट्स मूवमेंट फ्रॉम ए टू बी। डू वी नो द मास ऑफ ब्लॉक? आई थिंक वी डू। वी नो द वेट ऑफ द ब्लॉक, तो मास भी आ जाएगा, ठीक है। एंड एच हमें पता है, तो यहाँ पे सिंपल हम क्या करेंगे बेटा, डिक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए एम जी, डिक्रीज इन हाइट निकालेंगे। एम जी क्या है? वेट, जो कि ऑलरेडी पता है हमें कितना, 0.4 और आई थिंक 0.3 न्यूटन। और हमें डिक्रीज इन हाइट भी पता है, कितना है हमारे पास, 0.09 मीटर या 0.3 न्यूटन वेट था। जी बेटा क्या आ रहा है? 0.027. 0.027। 27. ठीक है। यूज योर आंसर इन C1 and the conservation of energy to determine speed of the block at point A। पॉइंट ए पे हमें स्पीड ऑफ द ब्लॉक निकालनी है। तो बेटा पॉइंट ए हमारे पास क्या था? पॉइंट ए वाला है, ये वाला, ठीक है। तो पॉइंट ए को इस्तेमाल करते हुए हमसे क्या बोल रहे हैं बेटा, C1 को इस्तेमाल करते हुए कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हुए स्पीड ऑफ द ब्लॉक निकालनी है। तो हम क्या करेंगे बेटा, आ, तो जीपी सबसे पहले बराबर हो हमारे पास जाएगा हाफ एम स्क्वायर। क्या कह रहे हो? सर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बराबर हो जाएगी शायद हाफ एम वी स्क्वायर के। सही है। use your graph in conservation of energy to determine the speed of block at point A। ठीक है। पॉइंट ए पे स्पीड ऑफ ब्लॉक क्या थी वो हमें देखना है।
तो बेटा पॉइंट ए पे अगर मैं स्पीड ऑफ ब्लॉक देखना चाहता हूँ तो मुझे देखना होगा कि हमारे पास पॉइंट ए पे हमारे पास काइनेटिक एनर्जी क्या थी। तो पॉइंट ए पे काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, जब ब्लॉक जमीन पे टकरा रहा है तो टोटल एनर्जी ये है, सही है। और ऊपर से नीचे आते हुए हमने कितनी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी गेन की है, 0.27। यानी हमारे पास टोटल एनर्जी है 0.044 और हमारे पास इसमें से 0.027 ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। तो कितनी बची दूसरी, बेटा 0.01. ये होगी हमारे पास काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए, सही है। तो जो टोटल काइनेटिक एनर्जी हमारे पास थी उसमें से हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की माइनस कर दिया, क्योंकि यहां से यहां तक आते हुए हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ही कन्वर्ट हुई काइनेटिक एनर्जी में। दैट इज वाई हमारे पास 0.044 मिल रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो इस पॉइंट पे मुझे जितनी काइनेटिक एनर्जी चाहिए मैंने दोनों एनर्जीज को सब्ट्रैक्ट किया, मुझे काइनेटिक एनर्जी मिली। अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगाएंगे, जैसे मुदस्सिर कह रहे हैं हाफ एम वी स्क्वायर, तो स्पीड क्या हो जाएगी 2 ई के अपॉन एम, और हटाने के लिए दोनों तरफ रूट लगा देंगे। ई के क्या है 0.017, एम कितना है हमारे पास निकाल लेते हैं, 0.3 न्यूटन वेट था ब्लॉक का, 9.81 ग्रेविटी है, 0.030। वन पॉइंट 604, क्योंकि 1.1 दो सिग्निफिकेंट फिगर्स में हो जाएगा, ठीक है। बहुत लेंथी क्वेश्चन है, 14 मार्क का क्वेश्चन है। आई थिंक अभी एक पार्ट और रहता है। यहाँ तक क्लियर है, पहले मुझे बताएं। जी Yes, सर sir. क्लियर है। जी सर। Yes, sir. Now, by reference to the fourth on the block, explain why horizontal component of the velocity of the block remains constant as it moves from A to B। तो बेटा हमें तो ये मालूम है कि हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल मोशन में चेंज नहीं होता, सही है। तो क्या बोले हैं, बाय द रेफरेंस टू द फोर्थ ऑन द ब्लॉक एक्सप्लेन व्हाई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक रिमेन कांस्टेंट। तो क्या बोलेंगे बेटा हम लोग, इन horizontal component in horizontal axis of projectile motion, वेलोसिटी रिमेंस कांस्टेंट। acceleration 0। तो speed या velocity remains constant। और जो वाहिद फोर्स लग रही है वो क्या है, वेट है जो कि वर्टिकल एक्सिस में लग रही है। चलो आगे बढ़ते हैं। द ब्लॉक passes through point A at TA and arrives at point B at TB। On figure 2.3, sketch a graph to show the variation of the magnitude of vertical component y of the velocity of the block when at time t
फ्रॉम टी ए टू टी बी। ठीक है, टी ए पे ब्लॉक पॉइंट ए पर आया है एंड टी बी पे हमारे पास क्या हो रहा है, वो सरफेस पे टकरा रहा है। सही है। सो क्या बोल रहे हैं हमारे पास, न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ वी वाई और नॉट रिक्वायर्ड। बेटा मुझे अब बताओ, पॉइंट ए से पहले भी तो मूव कर रहा था ना ये, यानी पॉइंट ए से पहले भी कुछ काइनेटिक एनर्जी थी तो स्पीड भी होगी, यानी वी शुड स्टार्ट आवर ग्राफ फ्रॉम नॉन जीरो वैल्यू। ठीक है, एंड जो ओनली फोर्स नीचे लग रही है वो वेट है विच इज कांस्टेंट। तो वेट की वजह से हमारे पास एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, यानी हमारी लाइन सिंगल ग्रेडियंट तो बनेगी बट फ्रॉम ओरिजिन शुरू नहीं होगी, ओरिजिन से थोड़ा सा ऊपर शुरू होगी। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ पर इस तरह ग्राफ बनाऊंगा, अपनी मर्जी से, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू तो उसने मांगी नहीं है। तो पॉइंट ए पे जो वेलोसिटी थी वो ये आ गई। ठीक है, एंड जैसे जैसे प्रोजेक्टाइल नीचे आ रहा है, एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल जो कि 9.81 है कांस्टेंट होती है, तो ग्रेडियंट वेलोसिटी टाइम ग्राफ का कांस्टेंट एक्सेलरेशन शो कर रहा है। सही है, तो ये हमारा ग्राफ हो गया एंड दिस इज वेयर आर वन ऑफ द ह्यूमंगस क्वेश्चन 14 मार्कर क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। और इसको कंप्लीट करने में वाह 21 मिनट लगे। ठीक है बेटा, all clear? If you have any question you can ask. Question 3. A block is pulled to the straight line. In a straight line along a rough horizontal surface by varying force X in figure 3.1. Air resistance is negligible. Assume that the frictional force exerted on the block by the surface is constant and has magnitude 2 Newton. The variation with time t of momentum p of the block is shown. Okay. State Newton's second law of motion. तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को हम कैसे स्टेट कर सकते हैं बेटा? हाउ डू वी डिफाइन न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन? न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ It is the मोशन rate हम of change बताते of हैं। moment. जी बेटा क्या बोल रहे हो? कुछ It कह is रहे the थे? rate of change of momentum. या फोर्स इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। फोर्स इज डायरेक्टली, या रिजल्टेंट फोर्स लिख दें, proportional to the rate of change of momentum. ठीक है, now use figure 3.2 to determine the block at time t equals to 2 seconds, the magnitude of resultant force 2 seconds। तो बेटा 2 seconds में मोमेंटम क्या है हमारे पास? 3। सही है, तो व्हाट वी कैन डू इज, हमें 2 सेकंड्स पे मोमेंटम पता है, रिजल्टेंट फोर्स हमारे पास क्या हो जाएगी। अब चेंज इन मोमेंटम हमें चाहिए ना, तो हमें कोई दो वैल्यू उठानी होंगी। ठीक है, तो एक वैल्यू अगर मैं ये उठा रहा हूँ तो देखो इस पूरी लाइन पे डेल्टा पी का चेंज कांस्टेंट होगा, तो दूसरी वैल्यू मैं ये उठा लूँ लेट से। ठीक है, तो कोई भी वैल्यू उठा लें, कोई दो वैल्यू उठा लें इस पूरी लाइन पे, या फिर कोई एक वैल्यू भी उठा लें।
अगर मैं एक जीरो कंसीडर कर रहा हूँ दूसरी वैल्यू, आंसर सेम आएगा। भले आप 4 और 6 को लेके चलें तो 6 डिवाइड बाई 4 भी 1.5 आएगा, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। 3 अपॉन 2 भी 1.5 आएगा, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। ठीक है, तो इट्स अप टू यू, आप कौन सी वैल्यू उठा रहे हैं। तो रिजल्टेंट फोर्स हो गया हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी अब हमारे पास वैल्यूज क्या हो जाएंगी, 3 माइनस 0/3। ठीक है, क्या बोल रहे हैं आगे देखते हैं बेटा। डिटरमाइन फोर्स एक्स। व्हाट इज फोर्स एक्स? ठीक है, assume that frictional force exerted on the block by the surface is constant and magnitude of 2 न्यूटन। सही है, तो 2 न्यूटन हमारे पास क्या है बेटा, फ्रिक्शन है, और फोर्स एक्स फ्रिक्शन को भी ओवरकम कर रही है। सही है, यानी हमारे पास फोर्स एक्स जो होगी वो किस तरीके से हम निकाल सकते हैं बेटा। रिजल्टेंट फोर्स हमारे पास आई है ना, रिजल्टेंट फोर्स क्या होती है बेटा हमारे पास, रिजल्टेंट फोर्स हमारे पास होती है एक्चुअल फोर्स माइनस फ्रिक्शन। ठीक है, तो फोर्स एक्स किसके बराबर हो जाएगी, रिजल्टेंट फोर्स प्लस फ्रिक्शन। रिजल्टेंट फोर्स आई है 1.5 और फ्रिक्शन फोर्स ऊपर गिवन है 2 न्यूटन, तो आंसर क्या आ जाएगा, 3.5 न्यूटन। सही है बेटा। On figure 3.3, sketch a graph to show the variation with force x with time t from t equals to 0 to 6 seconds। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं बेटा, 0 to 6 सेकेंड्स पे हमने प्लॉटिंग करनी है। ओके, तो हमने क्या करना है बेटा, शुरू के 4 सेकंड्स में देखो हमारे पास चेंज इन मोमेंटम कांस्टेंट है, इसका मतलब फोर्स कांस्टेंट है। ठीक है, और नीचे ग्राफ कौन सा दिया हुआ है हमें, फोर्स टाइम ग्राफ दिया हुआ है। तो बेटा अगर चेंज इन मोमेंटम कांस्टेंट है यानी रिजल्टेंट फोर्स कांस्टेंट है, इसका मतलब फ्रिक्शन भी कांस्टेंट है। सही है, तो फ्रिक्शन कांस्टेंट है बेटा, फ्रिक्शन की वैल्यू हम लोगों ने कोई भी एक पर्टिकुलर वैल्यू हमने शो कर दी। एक मिनट रुको, तो लेट्स से मैंने यहाँ पे इस पर्टिकुलर वैल्यू पे 0 से 4 सेकंड्स पे हमने ग्राफ नहीं बना, इसको थोड़ा बोल्ड कर देता हूँ। तो 0 से 4 सेकंड्स तक हमारे पास, फिर दोबारा बता रहा हूँ, चेंज इन मोमेंटम कांस्टेंट था क्योंकि स्ट्रेट लाइन मिल रही थी, इसलिए फोर्स कांस्टेंट थी। और फोर्स कांस्टेंट होने का मतलब है फॉरवर्ड फोर्स माइनस बैकवर्ड फोर्स भी कांस्टेंट होगी, यानी फ्रिक्शन भी कांस्टेंट होगी। नेक्स्ट आपसे क्या बोल रहे हैं बेटा, एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, 3.5, सॉरी ये ऊपर बनेगी, एक्स की वैल्यू 3.5 है हमारे पास। ठीक है, एक्स की वैल्यू 3.5 है, हम एक्स प्लॉट कर रहे हैं। और उसके बाद देखें बेटा क्या हुआ है हमारे पास, चेंज इन मोमेंटम क्या हो गया, 0। यानी अगर चेंज इन मोमेंटम 0 हुआ तो फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स 0 हो गई। इसका मतलब जितनी फॉरवर्ड फोर्स उतनी बैकवर्ड फोर्स। बैकवर्ड फोर्स कितनी थी, 2 न्यूटन, तो फॉरवर्ड फोर्स भी कितनी हो जाएगी, 2 न्यूटन। सही है, तो अब हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी 2 न्यूटन पे इस तरह, और आप इन दोनों लाइंस को ज्वाइन करेंगे। क्लियर हुआ ये सवाल? Yes, sir. फिर दोबारा तो से बता दें, बैकवर्ड फोर्स और फॉरवर्ड फोर्स। अच्छा, ये वाला पार्ट क्लियर हुआ मुदस्सिर?
है भाई? जी सर, 4x है नहीं है? ओके। हाँ, तो बेटा यहाँ पे देखो क्या हो रहा है। अगर आप 4 से 5 6 सेकंड्स पे देखो तो मोमेंटम का चेंज क्या हो गया? 0, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई, मोमेंटम चेंज ही नहीं हो रहा। इसका मतलब रिजल्टेंट फोर्स विच इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम वो 0 हो गई। और रिजल्टेंट फोर्स 0 कब होती है? जब फॉरवर्ड और बैकवर्ड फोर्स बराबर हो जाए। बैकवर्ड फोर्स हमें पता है 2 न्यूटन, तो फॉरवर्ड फोर्स भी क्या हो जाएगी, यानी एक्स क्या हो जाएगा? 2 न्यूटन। तो दैट इज हाउ 4 से 6 सेकंड्स के दौरान मैं इसे 2 न्यूटन पे लेकर आ गया। सही है? ओके सर। तो हमारा ये तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन 4। बीकर इन एयर cools contains a liquid. The base of the beaker is in contact with the liquid and has area A. Liquid has density rho and fills the beaker of depth h. By using the definition of pressure and density, show that this P pressure due to liquid है exerted on the base of the beaker, G is the acceleration of free fall. तो बेटा अब हम इसको कैसे कवर करेंगे बेटा? याद करें, डेंसिटी का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, मास ओवर वॉल्यूम। और वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ एच एंड एरिया क्या आ जाएगी? ठीक है, तो मास ऐसे ही रहा और वॉल्यूम ए एच हो गया। ठीक है। नाउ तो बेटा प्रेशर यहाँ पे किसके बराबर होगा हमारे पास? या एक काम करें, यहाँ पे एरिया की वैल्यू निकाल लें। एरिया किसके बराबर हो जाएगा हमारे पास? अब एरिया हो जाएगा m इंटू रो एच। सही है बेटा? नाउ अब प्रेशर के बारे में हम जानते हैं, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो बेटा यहाँ पे फोर्स क्या है? वेट ऑफ द लिक्विड। और एरिया हमारे पास क्या है, जो अभी हमने ऊपर निकाला? मास अपॉन रो एच। देखो मैथ से मैथ कैंसिल आउट हो गया। और अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो रो एच ऊपर चला जाएगा। दैट इज हाउ हमारे पास P इक्वल्स टू रो जी एच का फॉर्मूला बनकर आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास रो जी एच की डेरिवेशन है, 3 मार्क्स की। Sir, how जी did we बेटा, get A? ए हमने ऐसे Like निकाला the कि ए formula को for ऊपर भेजा एंड रो को नीचे भेजा। सही है? okay. Suggest why the equation in A does not give the total pressure on the base of the beaker. बेटा बीकर के टॉप पे एक और प्रेशर लग रहा है, और वो कौन सा प्रेशर है? Straight. एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इस फॉर्मूला में एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात ही नहीं हो रही है, तो हम क्या बोलेंगे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज ऑल्सो एडिंग अप। Now, on figure 4.2 shows the variation with total pressure inside the liquid with depth x, okay, below the surface. Calculate the density of the liquid. तो बेटा अगर मैं यहाँ पे डेंसिटी ऑफ द लिक्विड निकालना चाहता हूँ, तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा बेटा? हमें y एक्सिस पे प्रेशर है, x एक्सिस पे डेप्थ है, तो P इक्वल टू रो जी एच होता है, राइट? सो हमारे पास यहाँ पे क्या सिनेरियो हो जाएगा? डेंसिटी क्या हो जाएगी? P अपॉन एच, यहाँ से मुझे मिल जाएगा, और जो भी आंसर आएगा उसे G से डिवाइड कर देंगे। तो देखिए बेटा, P इक्वल टू रो जी एच, तो रो क्या हो जाएगा?
P अपॉन H 1/g। ठीक है, H को P के साथ नीचे लिख दिया और G को अलग से लिख दिया। एंड वी कैन ऑल्सो राइट इट एज डेल्टा P अपॉन डेल्टा H। तो कोई दो वैल्यू तो उठा लो, आई डोंट केयर, आप पहली और आखिरी वैल्यू उठा लो, स्ट्रेट लाइन है दोनों तरफ हमारे पास, थ्रू आउट लाइन चेंज सेम आएगा। और एक वैल्यू वैल्यू उठा लो, 9.66 माइनस 9.60। कीप दिस इन माइंड, हमारे पास यहाँ पे पावर एक्सपोनेंट 4 में है, तो 9.66 एक्सपोनेंट 4 माइनस 9.60 एक्सपोनेंट 4 डिवाइडेड बाय डेप्थ में कितना फर्क आ रहा है, 8 से 0। कीप दिस इन माइंड, सेंटीमीटर है, मीटर में कन्वर्ट कर लीजिएगा। एंड डिनोमिनेटर में 1/g यानी 9.81 आ गया। बेटा मेरा आ रहा है 764.52, तो फिर राउंड ऑफ हो गए 760 हो जाएगा। तैयार है? Yes, sir. ओके। नाउ solid cylinder is held stationary by a wire so that the base of the cylinder is level with surface of the liquid. तो हमारे सिलेंडर का बेस सरफेस ऑफ द लिक्विड से बैलेंस हुआ हुआ है, ये बेस है, सही है। सिलेंडर हैज लेंथ 4x per mass 2 meter, cross sectional area this much, and the tension in the wire is this। टेंशन हमेशा याद रखिएगा फिक्स सपोर्ट की तरफ होती है। The cylinder is now lowered and then held stationary by the wire so that the top of the cylinder is level with the surface of the liquid। अब बेटा क्या हुआ है, सिलेंडर को इस तरह लोअर कर दिया इनसाइड द वाटर कि अब हमारे पास सिलेंडर का जो टॉप सरफेस है वो लेवल ऑफ द वाटर से लेवल हो गया, इस तरह, सही है। कैलकुलेट द न्यू टेंशन इन द वायर। अब बोल रहे हैं हमारे पास वायर में हमें न्यू टेंशन निकालनी है, सही है। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें निकालनी होगी बेटा नई अपथ्रस्ट फोर्स क्या है। ठीक है, क्योंकि आपने विद इन द लिक्विड लोअर कर दिया है सिलेंडर को, तो अपथ्रस्ट फोर्स तो लगेगी। तो याद करो, हम अपथ्रस्ट फोर्स का हम लोगों ने फॉर्मूला निकालना क्या सीखा था, म्यू इक्वल्स टू रो जी वी। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर डेंसिटी ऑफ लिक्विड हमने ऊपर निकाली है 760, ग्रेविटी की वैल्यू पता है 9.81, एंड वॉल्यूम हमें A into H. A इंटू एच करना पड़ेगा। या एक काम करें, रो जी एरिया हमारे पास कितना है बेटा, 3.7 into 10 raised to the power minus 4, and H है 4.0 exponent minus 2। क्या आ रहा है बेटा आंसर? 0.11. या थ्रस्ट आ गई। ठीक है,
अब उसने न्यू टेंशन मांगी है, तो न्यू टेंशन हमारे पास क्या होगी? पहले हमारे पास जो टेंशन थी वो थी 0.53, जो कि अपवर्ड थी। ठीक है, अब हमारे पास क्या होगा बेटा? अप थ्रस्ट भी ऊपर की तरफ एक्ट कर रही है, यानी अब इट्स लाइक दैट हमारे वायर के ऊपर जो टेंशन है इट विल बी लोअर्ड, इसकी वैल्यू कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी एक फोर्स ऊपर लग रही है। इट्स लाइक दैट पानी के अंदर हैवी ऑब्जेक्ट को उठाना आसान होता है। ठीक है, तो क्या होगा हमारे पास? इफ वी से सी दैट, हमारे पास पहली टेंशन और नई टेंशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0.42 आंसर आएगा। सही है बेटा? तो ये हमारा एक और क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। कोई सवाल इससे रिलेटेड है तो आप लोग पूछ सकते हैं। 4 क्वेश्चंस आर डन। Okay, now let's move ahead. An electromagnetic wave in vacuum has wavelength this. State the name of the principal region of electromagnetic spectrum for the wavelength. तो बेटा हमारे पास पूछ रहा है ये किसकी वेवलेंथ है बताओ। तो याद करें, मैंने आप लोगों को जो वेव्स में एक पूरा सेक्शन दिखाया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का, तो उसमें हमारे पास जो वेवलेंथ एक्सपोनेंट -6 किसकी है? इंफ्रारेड की। सही है, वेवलेंथ याद करना है और रट्टा मारनी पड़ेगी बेटा इसे। तो ये हमारे पास इंफ्रा, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी इन टेराहर्ट्ज। ओके बेटा, हर तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड क्या होती है? 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। तुम्हें वेवलेंथ पता है, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? v/λ। वेव इक्वेशन लगाइए, 2 एक्सपोनेंट 8 और लैम्डा क्या है? 8.4 एक्सपोनेंट -6। तो बेटा ये आ रहा है 3.57 एक्सपोनेंट 13, हमें टेरा में चाहिए, तो ये हो गया 35.71 एक्सपोनेंट 12 हर्ट्ज। तो 35.71 राउंड अप होकर 36 हो गया और एक्सपोनेंट 12 हो गया टेरा। सही है, चलो आगे बढ़ते हैं। अरेंजमेंट दैट यूजेस डबल स्लिट टू डेमोन्स्ट्रेट इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। ठीक है, तो बेटा हमें ये ए बताया हुआ है, वेवलेंथ बताया हुआ है, डी बताया हुआ है। नॉट टू स्केल मेजरमेंट नहीं लेनी है डायग्राम से। लाइट फ्रॉम द लेजर हैज अ वेवलेंथ दिस। इंसिडेंट नॉर्मली सेपरेशन बिटवीन द टू स्लिट्स इज ए। स्लिट एंड स्क्रीन का डिस्टेंस पता है। इंटरफेरेंस पैटर्न ऑफ अ ब्राइट फ्रिंजेस एंड डार्क फ्रिंजेस इज फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन। द डिस्टेंस ऑन द स्क्रीन अक्रॉस 8 ब्राइट फ्रिंजेस इज 22 मिलीमीटर। तो बेटा क्या हो रहा है यहाँ से? 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी ये 8 टाइम्स द फ्रिंज सेपरेशन बता रहा है, 22 मिलीमीटर। ठीक है, लाइट वेव इमर्जिंग फ्रॉम द टू स्लिट्स आर कोहेरेंट। तो कोहेरेंट का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट फेज डिफरेंस बिटवीन द टू वेव थ्रू आउट।
कैलकुलेट सेपरेशन ऑफ द स्लिट्स। तो बेटा हमारे पास फॉर्मूला क्या था, x इक्वल टू लैम्डा डी ओवर ए। ठीक है, ए निकालना है तो लैम्डा डी अपॉन एक्स हो जाएगा। पहले x को साइड में निकालो। 8x हमारे पास 22 मिलीमीटर के बराबर है, तो x क्या हो जाएगा, 22 अपॉन 8। 2.75। सही है। नाउ लैम्डा हमें गिवन है ऊपर 6.2 एक्सपोनेंट -7, डी गिवन है हमें ऊपर 2.8, और एक्स हमारे पास आ गया 2.75 एक्सपोनेंट, मिलीमीटर से मीटर में गए तो -3 आ गया। um 6.3 एक्सपोनेंट -4। राइट, ये हमारे पास ए आ गया। Fringe P is the central bright fringe of the interference. Fringe Q and R are the nearest dark fringe and nearest bright fringe respectively to the right of the fringe P. Calculate the difference in distance, part difference पूछ रहा है, from each slit to the center of the fringe Q. अच्छा जी, तो क्या बोल रहा है फिर दोबारा देखते हैं डायग्राम। नीचे की तरह मैं कॉपी करके लेकर आ रहा हूँ क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी हमें। क्या बोल रहे हैं हमसे, fringe P is the center of the bright fringe, central bright fringe. तो P central bright fringe है, सही है। Fringe Q and R are the nearest dark fringe. Q dark fringe है, R bright fringe है, सही है। Calculate difference in distances of the path difference each slit। बेटा ये पहला ही हमारे पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में पार्ट डिफरेंस क्या बताया था आपके पास, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में पार्ट डिफरेंस की कंडीशन हमारे पास होती थी n+12 लैम्डा। ठीक है, तो n की जगह 0 लिखेंगे, +12 हो जाएगा, यानी पहले डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में पार्ट डिफरेंस क्या आएगा, हाफ लैम्डा। ठीक है, हमारा लैम्डा क्या था, हमारा लैम्डा था 6.3। सही है, तो हम बोलेंगे पाथ Sir, why was डिफरेंस। n 0? सॉरी बेटा, Why was n 0? क्योंकि पहली डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है ना, तो 0, दूसरी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है तो 1। इसको इस तरह देख लें, मैंने आप लोगों को जो पढ़ाया था तो मैंने आपको इसको इस तरह रेफरेंस दिया था, इस तरह। पहली डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है, दोनों के दरमियान पार्ट डिफरेंस क्या है, 0.5 लैम्डा। सही है, और जो हमने जनरल फॉर्मूला बनाया था n+12 लैम्डा में, यहाँ पे n होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। जब n की जगह 0 रखेंगे तो ये वाला पार्ट आएगा, n की जगह 1 रखेंगे तो ये वाला पार्ट आएगा, सेकंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगी। ठीक है बेटा, Sir, but how is there destructive बेटा interference here? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इस तरह हो रही है क्योंकि देखिए Q पे डार्क है, तो P सेंट्रल ब्राइट है, उसके फौरन बाद डार्क आ रहा है। सही है, तो ये फर्स्ट डार्क फ्रिंज कंडक्ट हो रहा है जो कि 0.5 लैम्डा के बाद होगा। अगर इसकी बात करते तो हम 1.5 लैम्डा रखते, इसकी बात करते तो 2.5 लैम्डा रखते। राइट, Okay, sir.
तो हमारे पास वेवलेंथ है 6.2 एक्सपोनेंट -7, तो डिवाइड बाय 2 करेंगे, वो 3.1 एक्सपोनेंट -7 पार्ट डिफरेंस आ जाएगा। नाउ अगला क्या बोल रहा है, स्टेट द फेज डिफरेंस बिटवीन द वेव्स मीटिंग एट आर। बेटा आर क्या है, देखो एग्जैक्टली पी और आर के दरमियान एक पूरी वेव आ रही है, ठीक है। इसका मतलब हमारे पास यहाँ पर, अच्छा फेज डिफरेंस पूछ रहा है, तो पार्ट डिफरेंस की बात तो मैंने आपको बताई थी। पार्ट डिफरेंस में पूरी एक वेव का फर्क आएगा, ये वाला सिनेरियो आ रहा है, सही है। तो पार्ट डिफरेंस हमारे पास पूरा एक लैम्डा होगा, बट इज आस्किंग अबाउट द फेज डिफरेंस, तो क्या है 360 डिग्री। एक वेव और दूसरी वेव के बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट में एक पूरी वेव आ रही है, और एक पूरी वेव का एंगल कितना होता है 360 डिग्री, ठीक है। फेज डिफरेंस हमारे पास हो गया 360। 9 मार्क का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया हमारा। आई गेस अब 2 सवाल बचे हैं। यहाँ तक कोई सवाल? क्वेश्चन कंप्लीट हो गया वेव का हमारा। आई थिंक इलेक्ट्रिसिटी है हमारे पास, ओके। A metal wire in a circuit has length 1.8 meter and cross sectional area 1.5 exponent minus 6 meter square, ठीक है। लेंथ गिवन है, क्रॉस सेक्शनल एरिया गिवन है। टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द वायर इज दिस, ठीक है, ये भी गिवन है। देयर इज अ करंट इन द वायर दैट so that the charge of 172 coulomb, charge given है, moves past a fixed point in a wire in 2.5 minutes, time given है। Show that the number density of free electrons in a wire is this। नंबर डेंसिटी हमें निकालनी है फ्री इलेक्ट्रॉन्स के इक्विवेलेंट, तो नंबर डेंसिटी को निकालने का तरीका हमारे पास क्या है, नंबर डेंसिटी हमारे पास किसके बराबर होती है बेटा, नंबर डेंसिटी हमारे पास बराबर होती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, सही है। तो नंबर डेंसिटी के लिए हम लोगों ने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 2.3 इंटू 10⁻23 पर यूनिट वॉल्यूम कर दिया। मेरा वॉल्यूम निकालने का तरीका क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू लेंथ। क्रॉस सेक्शनल एरिया है 1.5 एक्सपोनेंट -6 और लेंथ है 1.2। Eight point five exponent 28. ओके, 8.5 exponent 28, this is what we needed। हम डिनोमिनेटर में वॉल्यूम आती है, दैट इज आवर नंबर डेंसिटी का यूनिट होता है मीटर इनवर्स क्यूब। कैलकुलेट द एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है, I इक्वल टू NAVE। तो वी ड्रिफ्ट स्पीड है, करंट हमें पता है ऊपर, नहीं करंट नहीं पता, तो करंट पहले साइड में निकाल लेते हैं। I इक्वल टू Q अपॉन T। चार्ज हमारे पास 172 है, और टाइम हमारे पास 2.5 मिनट से, जिसे 60 से मल्टीप्लाई करके सेकंड में कन्वर्ट किया। 1.15. So 1.15 ampere. नाउ वी हैव करंट, नाउ 1.15 नंबर डेंसिटी हमें गिवन है 8.5 एक्सपोनेंट 28। एरिया हमें पता है 1.5 एक्सपोनेंट -6, और एलिमेंट्री चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन 1.6 एक्सपोनेंट -19 पता है। 5.6 into 10 raised to the power -5.
5.6 एक्सपोनेंट माइनस 5। ठीक है, तो छोटा सा सवाल था, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 51 आ रहा है। कुछ मसला किया है, पावर नीचे तुमने शायद इसको माइनस में रख दिया है 28 को। ठीक है, एक मरतबा और कैलकुलेशन करो, आंसर सही है। ओह सर, गलती कर दी, सही। मैंने -28 कर दिया था सॉरी। हाँ चलो, लास्ट क्वेश्चन है अब हमारे पास। अरे नहीं, दो सवाल है। इलेक्ट्रिसिटी, battery of EMF 9.6 volt and negligible internal resistance connected in series with two fixed resistors and thermistor. ओके बेटा, सीरीज सर्किट है पूरा, सही है। Fixed resistors have resistance 3400 5800. The voltmeter reading is 6 volt. ओके ठीक है, तो बेटा इन दोनों की कंबाइंड वोल्टमीटर रीडिंग 6 वोल्ट है। इसका मतलब 9.6 वोल्ट में से अगर इन दोनों पे 6 वोल्ट अपेयर हो रहा है तो यहाँ पे कितना अपेयर हो रहा होगा? 3.6 वोल्ट। ठीक है, नाउ आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेट द करंट इन द रेजिस्टेंस ऑफ 5800 ओम। तो देखो, हमने यहाँ पे वोल्टेज निकाल लिया, रेजिस्टेंस निकाल लिया, हम करंट कैसे निकाल देंगे? यहाँ पे I इक्वल्स टू V ओवर R। सही है, सो हमारे पास सिनेरियो क्या हो जाएगा? I इक्वल्स टू V ओवर R 3.6 डिवाइड बाय 5800। वोल्टेज भी एक काम 6.2 करें, निकाल करके दिखाएं। V इक्वल्स टू 9.6 माइनस 6। जी बेटा, क्या आ रहा है? 6.2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4। सही है। अब बोल रहा है रेजिस्टेंस ऑफ थर्मिस्टर निकालो। ओके, पता है कैसे निकालेंगे? हमें टोटल करंट मिल गया पूरे सर्किट का, कितना आया है? 6.2 एक्सपोनेंट माइनस 4 एम्पियर। तो वी हैव टोटल वोल्टेज, वी हैव टोटल रेजिस्टर करंट, वी कैन फाइंड आउट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो R इक्वल्स टू V ओवर I हुआ। वोल्टेज है हमारे पास 9.6, करंट है हमारे पास 6.2 एक्सपोनेंट माइनस 4। बेटा बताओ टोटल रेजिस्टेंस क्या आ रही है? 6.3 exponent 3. 6.3 एक्सपोनेंट 3। अब ये जो टोटल रेजिस्टेंस है, इट्स द सम ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ थर्मिस्टर प्लस रेजिस्टेंस ऑफ 5800 ओम रेजिस्टर प्लस द रेजिस्टेंस ऑफ 3400 ओम रेजिस्टर। तो आरटी क्या हो सर जाएगा हमारे आंसर पास? सही नहीं सर। जी बेटा, सर आंसर आ रहा है 15483। जी अच्छा, सर। ये भी Yes, है। sir. मेरा That's the resistance, like the total resistance. टोटल रेजिस्टेंस हाँ सर, क्या आ रही टोटल है? टोटल रेजिस्टेंस 15483.87। 15483। और 5800 एंड 3400 9200 हो गया। 6283। तो हमारे पास आर की वैल्यू आ रही है 6283, जो कि राउंड ऑफ हो गया 6300 हो जाएगा। ठीक है तो ये प्लस माइनस दोबारा समझा देंगे? बेटा, यहाँ पे हो ये रहा है कि ये टोटल रेजिस्टेंस निकाली तुमने। ठीक है, अब पूरे सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस में इसका 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 तीनों का रेजिस्टेंस ऐड हो रहा हो। ठीक है,
तो मैंने बोला टोटल रेजिस्टेंस इन तीनों के सम के बराबर है। इन दोनों का सम 900 9200 हो गया, जो इधर जाके क्या हो गया माइनस। सही है। ओके सर। Initial energy stored in the battery is this. Assume that EMF of the battery is constant. Determine the final energy stored in the battery after a charge of 330 coulomb moves through it. Okay. तो E इज इक्वल टू IVT अच्छा और 2 एक मिनट देखते हैं। तो बेटा याद करो, हमने वोल्टेज का फॉर्मूला वर्क अपॉन चार्ज बनाया था। तो वर्क जो कि एनर्जी से रिप्लेस किया जा सकता है वो किसके बराबर हो जाएगा, चार्ज इंटू वोल्टेज। चार्ज कितना है 330 और बैटरी का वोल्टेज कितना है हमारे पास 9.6। क्या है आंसर आएगा हमारे पास 3168. 3168। 3168। ओके। अब वो क्या बोल रहा है, डिटरमाइन द फाइनल एनर्जी स्टोर्ड बाय अ बैटरी ऑफ अ चार्ज ऑफ 330 एक्सपोनेंट 330 कूलम मूव थ्रू इट। तो बेटा इतनी एनर्जी चार्ज ने यूटिलाइज कर ली है, तो इतने में से जब इतनी एनर्जी चले जाएगी तो क्या बचेगा हमारे पास 2.6 एक्सपोनेंट 4 में से 3168 माइनस कर दो, क्या आ रहा है 2.3 exponent 4. सही है। The environmental condition changes. The environmental condition change cause an increase in the resistance of the thermistor. State whether there is a decrease, increase or no change the temperature of the thermistor. क्या बोल रहे हैं बेटा, टेम्परेचर ऑफ द थर्मिस्टर हमारे पास क्या सिनेरियो बिल्डअप करवाएगा। तो एनवायरमेंटल कंडीशन ने क्या किया है, इंक्रीज इन रेजिस्टेंस ऑफ थर्मिस्टर कर दिया। बेटा जब थर्मिस्टर की रेजिस्टेंस बढ़ती है ऐसा कब होता है, टेम्परेचर कम होने पे। तो टेम्परेचर हमारे पास क्या हुआ है, डिक्रीज। ठीक है। अब थर्मिस्टर की रेजिस्टेंस बढ़ गई तो बेटा ओवरऑल सर्किट की रेजिस्टेंस बढ़ गई, यानी ओवरऑल सर्किट में करंट कम हो जाएगा। तो करंट की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है। एंड सिंस थर्मिस्टर की रेजिस्टेंस बढ़ी, सर्किट का करंट कम हुआ, थर्मिस्टर का वोल्टेज बढ़ा। अब जब यहाँ का वोल्टेज बढ़ेगा, ये जहाँ का तो फिक्स कांस्टेंट है वोल्टेज है, तो हमारा जो वोल्ट मीटर है इन दोनों के सम ऑफ वोल्टेज को स्टडी कर रहा है। तो जब इसका वोल्टेज बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली वोल्ट मीटर जो रीडिंग रीड कर रहा है वो भी बढ़ जाएगी। तो वोल्ट मीटर रीडिंग हमारे पास क्या होगी, इंक्रीजेस। ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास सेकंड लास्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, 9 मार्कर क्वेश्चन। कोई सवाल है इसमें तो पूछ लें। एंड द फाइनल, जी बेटा मुबशर कुछ कह रहे हो। नो सर। Okay. The final question we have is particle physics. Isolated nucleus X decays by emitting an alpha particle to form nucleus Y. चलो अपनी वर्किंग करते हैं। X ने अल्फा पार्टिकल एमिट किया और Y बनाया, तो Y में क्या होगा, प्रोटॉन नंबर डिक्रीजेस बाय 2, न्यूक्लियॉन नंबर डिक्रीजेस बाय 4। सही है। Nucleus Y and Z are isotopes of the same element. Okay. By comparing the number of protons in each nucleus, state and explain whether the charge of nucleus Y is less than, greater than, or same as
तो चार्ज ऑफ न्यूक्लियस जी। बेटा y और z तो आइसोटोप है, तो क्या होगा, हमारे पास यहाँ पे दोनों का नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होगा। सही है, बोथ हैव सेम प्रोटॉन नंबर, तो चार्ज इज सेम फॉर बोथ। नाउ बेटा न्यूक्लियस एक्स से कंपेयर किया जाए अगर न्यूक्लियस वाई को, तो देखो वाई का चार्ज कम है। सही है, तो चार्ज ऑफ वाई इज लेस एज इट हैज टू लेस प्रोटॉन। ठीक है, ऊपर इक्वेशन मैंने पहले बना दी थी, उसके थ्रू मैं सारी की सारी यहाँ पे डिस्कशन कर रहा हूं। अब आपसे क्या बोल रहे हैं, यूज द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम to explain why nucleus Y cannot be stationary immediately after the decay of nucleus X. Okay, तो बेटा सुनो, जब न्यूक्लियस X ने अल्फा एमिट किया, तो अगर अल्फा हमारे पास इधर गया है, ठीक है, इनिशियली न्यूक्लियस X क्या था, रुका हुआ था, तो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है, द टोटल मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन रिमेन्स कंजर्व्ड। तो जब इनिशियली X रुका हुआ था तो X का मोमेंटम क्या था, 0। तो आफ्टर द एमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल भी नेट मोमेंटम 0 होना चाहिए। इसके लिए अगर अल्फा इधर मूव किया है तो न्यूक्लियस एक्स को इधर मूव करना होगा, ताकि जितना मोमेंटम का चेंज इसकी वजह से आया है वो इसको नेट ऑफ कर दे, एंड बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन चेंज इन मोमेंटम सेम रहे। टोटल मोमेंटम बिफोर डीके इज 0। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा बेटा, y must move to balance the momentum of alpha particle in opposite direction. ठीक है बेटा, and this is where we are done with our last question, very much on time. ये हमारा मई जून 2023 P21 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पेपर हमें इसी का सेकंड वेरिएंट करना है, P22। क्वेश्चंस? No, sir. परफेक्ट। यार आज की बहुत सुपर ह्यूमन रूटीन थी, सुबह 7 बजे से कंटिन्यूअसली पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे एक बात शेयर करनी है सर। क्या हुआ? सर आपने अस्करी पे नोटिफिकेशन ही नहीं भेजा। मैं क्या? परेशान हो गया कि 10 बजे क्लास है, 10 बजे क्लास है। तो मैंने क्लास में बताया तो था 11 से 12 क्लास होगी, सॉरी 11 से 12:30। अरे सर जहन में ही नहीं रहा। मैं तो समझा सर मैं क्लास गई मेरी। दरअसल मसला ये हुआ है कि हमारी ओ लेवल्स की वर्कशॉप जो है ना, वो 9 से 11 थी। सही है, तो उसमें थोड़ा टाइम लग गया, लाइट चले गई थी तो थोड़ी ऊपर चले गई थी। और सर मैंने आपको कॉल भी करी, मुस्तकीम भाई को भी बेटा कॉल करी। ड्यूरिंग द क्लास में आपकी कॉल कैसे उठाऊं? ओ सर सही है, तो बस ये आज के लिए था। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में विल बी स्टार्टिंग आवर क्लास ऑन टाइम। ओके सर। सर हमारा मॉक कब होगा? बेटा आप जब चाहें, 4 ईयरली पास पेपर मैं सॉल्व करवा चुका हूँ, यू आर वेरी मच प्रिपेयर्ड। अगर मॉक का पेपर मैथ्स के ऑलरेडी पेपर की मैंने बात रेडी कर लें, करवाया हुआ है। 2 मई जी के बेटा, बाद, कह रहा हूँ मैथ्स के पेपर के सेकंड बाद, में उसके बाद जब भी आप। सर बेटा लास्ट we 3 have इयर्स
आफ्टर सेकंड में। अच्छा, सिंस वी आर हैविंग डिस्कशन, जस्ट गिव मी टाइम कि